नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, रिच डैड पुअर डैड। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब काफी चर्चा में रही है। बिल्कुल, और इसमें जो दो पिताओं की कहानी है, उनकी पैसे को लेकर सोच कितनी अलग है ना? हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट ही सबसे पहले ध्यान खींचता है। तो आज हम इसी किताब के जरिए देखेंगे कि ये हमें पैसे, संपत्ति और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में क्या सिखाती है। जी, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि किताब में क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसके मुख्य तर्क क्या हैं। मतलब पैसे और संपत्ति पर कियोसाकी के विचार क्या हैं। और ये इतने लोकप्रिय क्यों हुए, कुछ पर तो सवाल भी उठते हैं। हाँ बिल्कुल, तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो सबसे पहली बात, जैसा हमने कहा, वो दो पिता, एक पुअर डैड जो उनके अपने पिता थे, पढ़े लिखे पर आर्थिक रूप से हमेशा परेशान रहे, और दूसरे रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे, कम पढ़े लिखे पर बिजनेस और निवेश से उन्होंने काफी पैसा बनाया। तो यहीं से वो सोच का फर्क शुरू हो जाता है ना? बिल्कुल, और यहीं से किताब का पहला और शायद सबसे मशहूर सबक भी निकलता है। कौन सा? वो पैसे वाला? हाँ, कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ सैलरी पर या नौकरी पर निर्भर मत रहो। ऐसी चीजें बनाओ, ऐसी संपत्ति यानी एसेट्स बनाओ जो आपको लगातार इनकम देती रहे, भले ही आप उस वक्त काम ना कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, जिसे पैसिव इनकम कहते हैं। और यहीं पर वो एसेट और लायबिलिटी वाली बात आती है, संपत्ति और देनदारी का फर्क। हाँ, ये बहुत जरूरी है। किताब इसी पर बहुत जोर देती है। एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और किराए पर दे दी, तो वो किराया आपके एसेट से आ रहा है, या स्टॉक से डिविडेंड मिला। समझ गई। और लायबिलिटी? लायबिलिटी वो जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, या फिर बहुत बड़ा घर जिसकी किश्तें और मेंटेनेंस ही बहुत ज्यादा हो। सही। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, पर कियोसाकी कहते हैं कि अक्सर लोग देनदारियों को ही संपत्ति समझ लेते हैं। हाँ, जैसे अपना घर, कई लोग उसे सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, जबकि अगर उस पर बड़ा लोन है और वो कोई इनकम नहीं दे रहा, तो वो रिच डैड के हिसाब से लायबिलिटी है। ये थोड़ा मतलब सोचने का तरीका बदल देता है। बिल्कुल। और यहीं पर फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता की जरूरत पर वो जोर देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, पर पैसे को मैनेज करना, उसे बढ़ाना मतलब निवेश करना, ये सब नहीं सिखाते। तो रिच डैड की सोच यही है कि नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने से अच्छा है कि वित्तीय ज्ञान हासिल करो। हाँ, और उस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस शुरू करो या निवेश करो, ताकि पैसों की चिंता से आजादी मिले। इसमें सिर्फ परिभाषाएं जानना नहीं, बल्कि अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट, कानून, इन सब की थोड़ी बहुत समझ जरूरी है। किताब ये भी कहती है कि डर और आलस्य, ये दो चीजें हैं जो हमें रोकती हैं। सही बात है। वो कहते हैं कि अमीर बनने के लिए या अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। हाँ, सोच समझकर जोखिम उठाना। और किताब की भाषा भी काफी सरल है, कहानियों के जरिए समझाया गया है। हाँ, इसीलिए स्टूडेंट्स, नौकरी करने वालों या जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनके लिए काफी रिलेटेबल बन जाती है। लेकिन इस पर कुछ आलोचनाएं भी तो हैं। बिल्कुल है, और उन्हें जानना भी जरूरी है। कई लोग मानते हैं कि किताब की सलाहें थोड़ी ज्यादा सामान्य हैं, मतलब हर किसी पर या हर देश में लागू नहीं हो सकती। जैसे रियल एस्टेट वाली बात, शायद वो उस समय के अमेरिकी मार्केट के लिए ज्यादा सही थी। हाँ, हो सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कैसे करें वाले ठोस कदम कम है, ये मोटिवेशनल ज्यादा है। अच्छा, और जोखिम लेने वाली बात पर भी कुछ आपत्ति है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो जोखिम लेने को बढ़ावा तो देते हैं, पर रिस्क को मैनेज कैसे करें, इस पर ज्यादा गहराई से बात नहीं करते। तो इससे खासकर युवा लोग बिना सोचे समझे शायद बड़े वित्तीय जोखिम उठा लें। ये एक चिंता है, और उनके कुछ टैक्स बचाने के तरीकों पर भी नैतिक सवाल उठते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद हाँ, इसका सबसे बड़ा योगदान शायद यही है कि इसने लाखों लोगों को अपने पैसे की सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया, संपत्ति बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर किया। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि सिर्फ कमाई या अच्छी नौकरी काफी नहीं है। नहीं, असली फर्क सोच से पड़ता है, फाइनेंशियल नॉलेज से पड़ता है, और उस नॉलेज को इस्तेमाल करके एसेट्स बनाने की कला से पड़ता है। रिच डैड पुअर डैड इसी मानसिकता को बदलने की एक कोशिश है। बिल्कुल, और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर, कि इस किताब का जो मूल सिद्धांत है, संपत्ति बनाने वाला, उसे आज की दुनिया में
अपनी सिचुएशन के हिसाब से छोटे लेवल पर ही सही कैसे अपनाया जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है, अपनी सीमाओं और संभावनाओं को देखते हुए। हाँ, इस पे विचार करना दिलचस्प हो सकता है।